नमस्कार। कैटलिस्ट क्लासेस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने बात की थी कि भारत के संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए, जो 1773 1773 का जो एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, वहाँ से लेकर के और 1947 जो इंडिपेंडेंस एक्ट बना, वहाँ तक हमने सभी के बारे में एक नटशेल में आपको बताया था। आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या थी, उसने कैसे काम किया, और उसके बाद हम आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के खुद के ऊपर बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की थी, जैसा आप स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, ये वो बॉडी थी जो रेस्पॉन्सिबल थी भारत के संविधान को बनाने के लिए। इसने अपना काम किया 1946 से लेकर के 1950 के बीच में, और मॉडर्न इंडिया की डेमोक्रेसी का एक फ्रेमवर्क तैयार किया। इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि इस समय के पहले जब ये काम हुआ, उस समय जो भारतीय थे वो सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश मोनार्की। उनके पास वो राइट्स नहीं थे जो सिटीजन्स के पास होते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब काम शुरू किया तो ये सिटीजन्स बन गए उसके बाद में। तो ये इंडियन सिटीजन जिनके पास लीगली कुछ बहुत सारे राइट्स हैं, तो ये कन्वर्जन हुआ इस फेज में। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो काम हुआ है, ये एक तरह से नया काम नहीं था। जो इस असेंबली के जो सदस्य थे उनके लिए नया काम नहीं था, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले भी एक ड्राफ्ट था जो कंसेंसस के साथ 1928 में एक मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। 1931 के कराची में एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी, इन सब के बारे में बात की गई थी। तो ये बेसिक्स थी या बेसिस थे जिसको इस असेंबली को अपने काम के अंदर लेना था, उसको अपने परव्यू में रख करके उस काम को करना था। और इस असेंबली का ख़ास तौर से इस तरह से भी महत्व है कि इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण किया, जो बना, वो कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी वैसे की वैसे है। कुछ अमेंडमेंट्स ज़रूर हुए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल अभी भी एग्जिस्ट करता है, जबकि कई देशों में कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गए। ये इस चीज़ को एक तरह से शो भी करता है कि जो हमारी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया वो सही किया, वो एक्सेप्टेबल था। अब हम देखते हैं कि अभी हम फॉर्मेशन की जो बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन है वो एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे नहीं हुआ है, तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों ने जो काम किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क बना के हमारे को दिया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन आज फोर्स में है, उसको हम लोग क्यों माने? क्योंकि वो असेंबली खुद उस तरह की नहीं थी। तो इसके रीज़न ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है इसमें, कि ब्रॉड कंसेंसस था इसमें। जो भी वार्ताएं हुई, जो बैठक हुई, जो जिस तरह से इसको फ्रेमवर्क को तैयार किया गया, वो ब्रॉड कंसेंसस, आम सहमति से तैयार किया गया। दूसरी बात, इसके जो सदस्य थे वो डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप के थे, डिफरेंट कास्ट, क्लास, ये सारे थे। तो यदि एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे चुनाव हो भी जाते तभी भी ये लोग, इसी तरह के लोग आते। तो इसलिए इसका एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन पूरे भारत का उसमें था। जो भारत आज एग्जिस्ट करता है उस भारत का रिप्रेजेंटेशन था। इसलिए इन्होंने जो निर्णय लिए वो वन साइडेड नहीं है, और वो निर्णय, वो फ्रेमवर्क आज भी उसी फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर रहा है। और फिर थर्ड पॉइंट है, जिस तरह से इस काम को इन्होंने किया, इन्होंने ऑब्जेक्शंस मांगे, लोगों की बात सुनी, उसमें अमेंडमेंट्स किए, और जो सदस्य थे इस समय उनमें से अधिकांश सदस्य जो है वो तत्कालीन कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन वो जो कांग्रेस थी उसमें ऐसे लोग भी थे जो उस कांग्रेस के अंदर असहमति भी रखते थे उनके लीडर्स के साथ, वो लोग भी उसके अंदर शामिल थे। तो सभी असहमत लोगों को भी साथ में रख करके जिस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया, तो वो हमारे लिए जो है वो, इसीलिए वो रीज़न है कि ये जो इसने जो काम किया इस असेंबली ने, वो काम आज भी जो है वो स्वीकार्य है। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, कैसी थी?
जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फर्स्ट जो आइडिया है, जो फर्स्ट प्रपोजल था, वो 1934 में दिया था एम एन रॉय ने, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया था कैबिनेट मिशन में 1946 में। तो कंपोजिशन है वो इस तरह की थी। इसकी जो टोटल मेंबरशिप थी उसको 389, उसमें से 292 मेंबर्स जो थे वो इंडियन ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे, 93 थे जो प्रिंसली स्टेट्स के थे, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के थे। और इनके जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्शन नहीं हुए। और जब भारत का डिवीज़न हो गया, पार्टीशन हो गया, तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन्होंने इस से वो अलग हो गए, और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 299 मेंबर्स की रही। तो यहाँ हम जब जो पिछली साइड में हमने देखा कि 292 फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, तो वो प्रोविंसेस जो वो राज्य जो डायरेक्ट अंग्रेज़ों के अधिकार में थे वो तो ब्रिटिश प्रोविंस थे, और जो रियासतें थी वो प्रिंसली स्टेट, दोनों का कॉम्बिनेशन था इसके अंदर। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई नई दिल्ली में। इसके जो अस्थायी या टेम्परेरी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया, जो आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। इसमें जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ थी इसकी, उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी 1947 में चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। जैसा कि हम जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर कांग्रेस में विरोध करते रहे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर भी बने, और यहाँ पे इस कमेटी के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भी रहे। तो ये जो है वो असहमति जो सहमत लोग थे उनको भी साथ रख के जो काम किया गया, इस कारण से ये इसकी सैंक्टिटी है। अदर जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ थी उसमें यूनियन पावर कमेटी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये अलग अलग लोग थे जिन्होंने इसमें काम किया। वर्किंग ऑफ असेंबली की हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क थ्रू डिबेट्स, इसमें डिबेट्स हुई, कमेटीज़ बनी, वोटिंग हुई, और उसके बाद इन्होंने इसको फॉर्मेशन को फाइनल किया। की स्टेजेस जो है यहाँ पे बताई गई कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946 ये जवाहरलाल नेहरू ने लेट डाउन किया था, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 1947 to 48, पब्लिक डिस्कशन के लिए ओपन रखा ड्राफ्ट को, और उसमें सजेशंस भी मांगे गए। डिबेट एंड अमेंडमेंट, मेंबर्स डिबेटेड एवरी आर्टिकल इन डिटेल, और उसमें जहाँ आवश्यकता पड़ी तो उसमें इन्होंने इसमें अमेंडमेंट भी किए। फाइनल एडॉप्शन जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन का 26 नवंबर 1949 को फाइनली इसको अडॉप्ट कर लिया गया। जो भारत का संविधान जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, उसमें जो टोटल समय लगा वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कुल सेशंस हुए इसमें 11, टोटल मीटिंग्स हुई 165 डेज मीटिंग्स हुई, और इसका जो एनफोर्समेंट है वो 26 जनवरी 1950 को हो गया। और उसके साथ ही जो है इसी दिन को हम जो है वो रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, जिसका की मीनिंग है कि रिपब्लिक का मतलब है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, ना कि हायरार्किकल है या हेरिडिटरी है। तो ये हमारी आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आज मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया है। समझता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। और मैं पुनः निवेदन करूँगा सभी व्यूअर्स से कि कृपया करके आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, उसको आप देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा मनोबल इससे बना हुआ रहेगा, और हम और अच्छे वीडियोस आपको बना करके अलग रेगुलर जो है वो इसमें अपलोड करते रहेंगे, आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।